प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, बहुत अच्छा है। सब कुछ यदि अच्छा है तो इसे और अच्छा करने का प्रयास किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि आपका जो ग्रुप है वो ग्रुप बना दिया गया है और उस पर कक्षाएं भी संचालित की जाने लगी हैं। तो यदि जो कक्षाएं संचालित की जा रही हैं उसे आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो आने वाले समय में जब आपका स्कूल ओपन होगा तो इतनी ज़्यादा समस्या आपके लिए रहेगी नहीं तो होगा क्या कि एक साथ जब आप आएंगे तो आपके ऊपर भी वर्कलोड ज़्यादा रहेगा और टीचर के ऊपर भी वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से दोनों के लिए समस्याएं होंगी और पढ़ाने का जो रूटीन होगा वो थोड़ा सा तेज़ करना पड़ेगा टीचर को। तो उस स्थिति में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। वो समस्याएं थोड़ी सी कम रहें, इसके लिए एक प्रयास किया गया है ये। और मैं आपको यहाँ हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो हिंदी में हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो काव्यांजलि का करेंगे। काव्यांजलि का अध्ययन और काव्यांजलि में जो आपका पहला पाठ है, जो आपको पहला पढ़ना है, वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी। हरियोज जी के जीवन परिचय की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज अभी की जो बात करते हैं हम सीधा चलते हैं पवन दूतिका शीर्षक पर और उसके अंतर्गत जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों की व्याख्या को देखेंगे। प्रश्न पूछने की जो टेंडेंसी है वो किस तरीके से पूछी जाती है वो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। पीछे की क्लासेज में आप परीक्षाएं दिए हैं तो उसमें आपको पता है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे भी मैं इस प्रकार की शैली पर चर्चा करता रहूँगा। आज हम बात करते हैं पवन दूतिका की। अब दूतिका की बात करें तो दूत आप समझते होंगे, आप सब समझते होंगे। और यहाँ पवन को क्या बनाया जा रहा है? दूत बनाया जा रहा है। पवन को दूत बनाया जा रहा है। दूत कौन बना रहा है? राधा रानी बना रही हैं। राधा पवन को दूत बना रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में कुछ चल रहा होगा जिसे बताने के लिए वो पवन को दूत बनाती हैं और भेजती हैं। अब बड़ी बात यह है कि राधा के मन में चल क्या रहा है, तो ये भी आपके लिए अनछुआ पहलू नहीं है। आप जानते हैं कि राधा के मन में वो कौन सा दुख है। उनके प्रेमी कन्हैया के मथुरा चले जाने का दुख उनके हृदय में व्याप्त है और वह जो दुख व्याप्त है उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। वो सारी बातें बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए वो माध्यम बनाती हैं किसको? पवन को, और उसके माध्यम से अपना संदेशा भिजवाती हैं। और क्या आप सब ये जानते हैं कि जो दूत बनाने का काम है बहुत पहले से ही होता रहा है, बहुत लंबे अरसे से हो रहा है ये कि दूत बनाने का कार्यक्रम राजाओं महाराजाओं के समय से तमाम प्रकार के पक्षियों को दूत बनाकर भेजा जाता था जो संदेश वाहन करते थे एक जगह से दूसरी जगह। और आप लोगों ने तो वो गाना भी सुना होगा कि कबूतर जा जा प्यार की चिट्ठी दिया। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब है कि पक्षी इस प्रेम के संदेश का वहन करते रहे होंगे, इस तरीके की स्थितियां रही होंगी। तो यहाँ पर राधा रानी ने पवन को दूत बनाया है अपने प्रेम का संदेश, अपने हृदय की वेदना, अपने हृदय में व्याप्त दुख को पहुंचाने के लिए। किसके पास तक? अपने प्रेमी कन्हैया के पास तक पहुंचाने के लिए दूत बनाया है पवन को। उसमें सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी क्या व्यक्त कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आशु दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली शिव पवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना एक दिवस, बैठी का मतलब बैठी हुई थी, खिन्ना मतलब दुखी, एक दिवस माने एक दिन, गेह माने घर, अकेली का मतलब बिल्कुल अकेली। एक दिन अपने घर में बड़ी व्यथित सी दुखी हुई राधा रानी एकदम अकेली बैठी हुई थी। और कहते हैं कि जब हम दुख में हों, पीड़ा में हों और बिल्कुल अकेले बैठे हों तो हमारा दुख, हमारी वेदना और ज़्यादा बढ़ जाती है और उग्र हो जाता है वो। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो बढ़ ही रहा होगा। लिखा है आगे, आके आशु दृग युगल में थे धरा को भिगोते। और चूंकि वो बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी तो ऐसी स्थिति में उनके नेत्रों में दृग युगल, दृग किसका पर्यायवाची? नेत्र का। युगल माने जोड़ा, जोड़ा का मतलब दोनों आंखों में, दृग युगल
आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। और चूंकि हृदय में जो वेदना व्याप्त थी, जो दुख व्याप्त था, उस दुख के कारण उनका हृदय करुणित हो रहा था, जिससे उनकी दोनों आंखों में क्या आ जाते, दोनों कारी कारी कजरारी कजरारी आंखों में आंसू आ जाते। और वो आंसू कहाँ गिरते, धरा पर गिरते। और कवि ने यहाँ कहा कि धरा को भिगोते, अर्थात आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बह रहे थे, जिससे नीचे पृथ्वी क्या हो रही थी, भीग रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली शुपौन इसी काल वातायनों से। और ऐसे ही समय में, इसी काल, ऐसे ही समय में लिखा हुआ है प्रातः वाली शुपौन, सुबह सुबह बहने वाली सुंदर हवा। लिखा हुआ है प्रातः वाली शुपौन, इसी काल, इसी समय, यानी ऐसे ही समय जब बिल्कुल खिन्न दुखी अकेली घर में बैठी हुई थी, आंखों में आंसू बह रहे थे, दुख बहुत ज्यादा था। और ऐसी ही स्थिति में लिखा हुआ है कि प्रातः वाली शुपवन, इसी समय प्रातः काल बहने वाली सुंदर हवा, वातायनों का मतलब खिड़कियों से, इसी समय सुंदर सुंदर बहने वाली सुबह की हवा खिड़कियों से बड़ी ही धीरे धीरे सदगंध, पुष्पों की सुंदर गंध को लेकर, अर्थात सुंदर महक को लेकर वह प्रवेश करती है। और जब प्रवेश करती है तो राधा रानी के शरीर से टकराती है। और जब शरीर से टकराती है तो ये सुंदर हवा तमाम प्रकार की पुष्पों की खुशबुओं को समेटे हुए, इससे उनका दुख और क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब राधा रानी का दुख और बढ़ जाता है तो आगे क्या कहता है कवि कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख, संताप मतलब दुख, विपुल का मतलब बहुत अधिक, हृदय में व्याप्त दुखों को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखिता हो, दुखी होकर, अपने हृदय में व्याप्त दुखों को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर धीरे बोली सदुख, दुख से परिपूरित होकर बड़ी ही धीमी आवाज में श्रीमती राधिका ने कहा। क्या कहा, किससे कहा, कहा तो पवन से। क्या कहा, वो आगे कह रहा है कि प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताती, हे सुबह सुबह बहने वाली सुंदर हवा, तू मुझे अपने इन सुंदर मदमस्त झोंकों से इतना क्यों सता रही है, इतना क्यों प्रताड़ित कर रही है, इतना दुखी क्यों कर रही है। लिखा है क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी कलुषित हुई है, दूषित हुई है। काल का मतलब समय, क्रूरता का मतलब कठोरता। क्या तू भी इस समय की कठोरता से दूषित हो गई है, अर्थात जिस प्रकार से यह समय ऐसा चल रहा है जो मुझे सबसे ज्यादा दुख दे रहा है, और ऐसे ही समय में तू भी मेरे दुख को, मेरी हृदय की वेदना को बढ़ाने के लिए यहां पर चली आई है। इसका मतलब है कि इस समय की कठोरता से तू भी क्या हो गई है, कठोर हो गई है। इस समय की कठोरता ने तुम्हें भी क्या कर दिया है, दूषित कर दिया है। फिर आगे कहता है कवि, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। अब देखिए यहां पर क्या किया, पवन आई, उसके शरीर से टकराई, उसकी वेदना को बढ़ाई, इतना सब कुछ हुआ। तो उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर ये आकर मेरे शरीर से टकराकर मेरी वेदना को बढ़ा सकती है तो निश्चित तौर पर मेरे प्रियतम के शरीर से टकराकर मेरे दुखों को वहां जाकर व्यक्त भी कर सकती है। और अगर ऐसा है कि वो वहां जाकर मेरे प्रियतम से मेरे दुखों को व्यक्त कर सकती है, तो भविष्य में संभावना ये भी हो सकती है कि वो मुझसे मिलने के लिए चले आए। क्या गजब का वियोग श्रृंगार है यहाँ पर कि वो मुझसे मिलने के लिए चले आए। इस तरीके इतना ज्यादा दूर की सोच करके राधा रानी उसी को क्या बना लेती हैं, अपना दूत बना लेती हैं, और बड़े प्यार से उससे बतियाती हैं कि हमारा दूत बन जाओ, हमारे प्रेमी के पास चले जाओ, उससे सारी बातें बता दो, जिससे मेरे प्रियतम लौट कर दोबारा आ जाए, मेरे हृदय में जो व्यथा है वो क्या है, शांत हो जाए। आगे कह रहा है कवि, तो राधा कहती है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले,
मेरे प्यारे, प्यारे का मतलब प्रियतम, प्रियतम का मतलब कौन? प्रेमी। उसी प्रेमी की बात कर रही है। कौन कर रहा है? राधा। मेरे प्यारे नौ जलद, नौ का मतलब नवीन, जलद का मतलब बादल, नवीन बादल। अर्थात यहां पर नवीन बादल की जो कल्पना की गई है, क्योंकि बादल का हम जब भी वर्ण की कल्पना करते हैं बादल की, तो श्याम वर्ण ही करते हैं। तो इसीलिए यहां पर बादल की कल्पना की गई है नौ जलद, नवीन बादलों के समान श्याम वर्ण वाले। नौ जलद से, कंज का मतलब यहां पंकज से, पंकज कमल, अर्थात नवीन बादलों के समान श्याम वर्ण वाले तथा कमल के समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रियतम जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। एक बार जो मधुबन को चले गए हमका छोड़ के, तो वापस लौट के नहीं आए और ना तो अपना कोनो संदेशा ही भेजा, जिससे हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। तो लिखा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, और जिसके कारण मैं रोए रोए के अपने प्रियतम के वियोग में बावली हो गई हूं, पागल हो गई हूं, पगलाई गई हूं। मैं अपने प्रियतम के वियोग में रो रो के पागल हो गई हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे हृदय में व्याप्त जो दुख है, ये सारे के सारे दुख को जाकर मेरे प्रियतम कृष्ण को, श्याम वर्ण वाले कृष्ण को जाकर सुना दो। और जब तुम उन्हें सुनाओगी तो उन्हें मेरी याद आएगी, मेरी याद आएगी तो हो सकता है वापस लौट कर आ जाएं, जिससे मेरी एक बार उनसे मुलाकात दोबारा हो जाए। तो आगे क्या कहता है कवि कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। चूंकि अपने सारे दुखों को बताती है वो, और दुखों को तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कवि ने राधा रानी को प्रस्तुत किया है वो लोक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। और लोक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है, तो जो लोक नायिका होती है वो सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखती, सबका रखती है। तो यहाँ इस प्रिय प्रवास की जो राधा रानी है, प्रिय प्रवास के पवन दूतिका नामक शीर्षक से जो यहाँ पंक्तियां दी गई हैं आपको, इसकी नायिका जो राधा रानी है वो वास्तव में लोक नायिका हैं। यानी उनका हृदय तो व्यथित है ही, अपने प्रेमी से तो वो मिलना ही चाहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ यदि रास्ते में कोई दुखी मिल रहा है तो उसके दुख को भी वो क्या करती हैं, हटाने का, खत्म करने का प्रयास करना भी चाहती हैं। तो लिखा है, जो ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। अब होता क्या है कि यदि हम रास्ते से जा रहे हैं और पता चला कि कोई मनमोहक मुझे दिख जाए, हमें दिख जाए कोई मनमोहक, ऐसा जो मन को मोहने वाला दृश्य कोई दिख जाए, तो ना चाहते हुए भी वहां रुकते हैं और उस मन को मोहने वाले दृश्य का आनंद लेते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर के लिए हम पीछे हुए अपने दुखों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं रह जाता वो सब। तो ऐसी ही स्थितियां, इसी स्थिति में वह जो राधा रानी है वो सोचती हैं कि कहीं ऐसी ही स्थिति ना हो जाए, इसलिए वो पवन को समझाती हैं इस बात को कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, तज माने त्याग कर, छोड़कर, ज्यों ही इस मेरे मकान को, इस मेरे भवन को छोड़कर तुम थोड़ा सा आगे जाओगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। मंजु माने सुंदर, कुंज माने लताएं। शोभादायक, शोभा प्रदान करने वाली, अर्थात बड़ी ही सुंदर सुंदर लताएं तुम्हें दिखाई पड़ेंगी, जो चारों तरफ अपनी शोभा फैला रही होंगी और तुम्हें क्या करेंगी, अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। लिखी है, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो। और जब हवा का झोंका चलेगा, हवा का झोंका उन पत्तियों से टकराएगा, पत्तियों में टकराएगा तो उनसे सरसराहट की ध्वनि होगी, वह ध्वनि कानों को इतनी मधुरिम लगेगी। और लिखा है, चूंकि पत्तियां बहुत सारी होंगी, लताएं चारों ओर फैली होंगी, तो इसलिए छाया भी उनकी बड़ी ही सुंदर होगी। ऐसी स्थिति में यह परिदृश्य जो है, ऐसा सुंदर दृश्य आपके मन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, मोहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी लिखा है, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। तो भी तुम मेरे दुख को देखते हुए, मेरे प्रेमी वियोग के इस दुख को देखते हुए वहां पर जाकर तुम्हें विश्राम नहीं लेना है, बल्कि रास्ते में लगातार आगे चलते जाना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, चर्चा पर चर्चा आपसे होगी। ये
क्लास में कितना समझ में आ रहा है वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। जो भी चीज़ें होती हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री होकर, जैसे आप क्लास में मुझसे अपना कन्वर्सेशन करते थे, ठीक उसी तरीके से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और स्थिति ये है कि क्लास को पूरी देखिएगा, क्योंकि क्लास अगर पूरी नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं आप सभी से। बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।